सो हे गाइस, कैसे हैं हम सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो एक विज्ञान का चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15। कुछ प्राकृतिक परिघटना यानी सम नेचुरल फिनोमिना। गाइस, ये जो चैप्टर हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप सुन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, और अगर बुक नहीं है तो आप सिर्फ वीडियो को सुनते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले। सो गाइस, पहले जो अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर आप 184 ओपन कर लीजिए। हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट पेज है ये इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7th में आपने पवन तूफान एक चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अधिक क्षति पहुंचाते हैं। जो चक्रवात साइक्लोन होते हैं, जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं लाइफ को भी, और जो भी सामान होता है उनको भी। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन्हीं विनाशकारी परिघटनाओं से बचाव भी कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित एक भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं के द्वारा किए जाने वाले विनाश को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। क्या ये देखिए, जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं थे, हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो नेचुरली है। अब जैसे कुछ चीज़ आर्टिफिशियल होती है, बट हम अभी वो चीज़ नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ नेचुरली बात करेंगे। और गाइस, ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम 2 पार्ट में इस वीडियो को इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। सबसे पहले बात करते हैं तड़ित का। तो क्या देखिए, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं। आपने सर्किट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते हुए देखोगी। तड़ित भी एक प्रकार का विशाल एक विद्युत चिंगारी होता है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण नहीं समझते थे, वो जानते नहीं थे कि ऐसा क्यों होता है। अतः वह तड़ित से बहुत ज़्यादा डरते थे और सोचते थे कि इन पर भगवान का क्रोध है। यानी जब पहले बिजली गिरती थी उन्हें लगता था कि भगवान का क्रोध है उन पर, जिन्होंने ऐसे कुछ काम किया जिसकी वजह से भगवान क्रोधित हो गए हैं। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हम तड़ित से हमें डरना नहीं चाहिए, परंतु इनके आघात से चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी हमें बरतनी चाहिए। चिंगारियों से उनके विषय में यूनानी क्या जानते थे। अब देखिए, जानते हैं कि पहले के लोग क्या सोचते थे इसके बारे में। 600 ईस्वी पूर्व भी यह प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार का राल होता है, जब फर से सब फर रगड़ते हैं, यानी जब किसी दो चीज़ को रगड़ते हैं तो बाले जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। यानी जब बालों में जो भी चीज़, अगर आप कोई चीज़ रगड़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक अट्रैक्शन आ जाएगा जिसके कारण कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे हम बचपन में करते थे ना, स्केल लेके सर के ऊपर रगड़ते और किसी चीज़ को उठाते थे, तो टाइप का वो भी क्या होता था, एक टाइप का अट्रैक्शन होता था, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक वजह से क्रिएट होता था। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आपको चट की ध्वनि भी, चिंगारी भी देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी विज्ञानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य में साकार होने में 2 वर्ष लग गए। उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने में 200 वर्ष लग गए। अब गाइस, ये देखिए, ये जो आपको 2 कैरेक्टर दिखेंगे एनसीईआरटी में, एक बूझो एक पहेली है। देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहते हैं। ये इसमें बूझो कह रहा है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें यह समझने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा। ठीक है, वैज्ञानिकों को खोज बहुत से लोगों को लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद कोई चीज़ें प्रूव होती, किसी चीज़ का परिणाम मिलता है। अब हम विद्युत के आवेशों के कुछ अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है, कि कैसे ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पेज। विद्युत आवेशों को प्रकृति को समझने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले इसे खेल को याद कीजिए कि जिसमें आपने यह खेला होगा कि जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों पर रगड़ते थे तो क्या होता था। ये वही चीज़ है जो मैंने भी आपको बताया। ये क्या चीज़ था, वो अट्रैक्ट करता था किसी को। अब गाइस, इसमें देखिए एक एक्टिविटी वो रहा करने के लिए कि बॉल पेन का खाली रिफल लीजिए, इसमें तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े पर रगड़कर इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े में समेट लाइए। अंदर से सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा बड़ा सिरा होना चाहिए और अपने हाथ में किसी धातु वस्तु से ना इसको छुएं। अपने क्रियाकलाप में छोटी छोटी सूखे पत्ते, भूसे, ये सबको कर सकते हैं। अब वैसे ये कहने के लिए कर रहा है कि आप चेक करिए कि कौन कौन सी ऐसी वस्तु जब जिन्हें आप पदार्थ में रगड़ने के बाद वो उठा ले जाती है। यानी आप रिफिल रगड़ सकते हैं, गुब्बारा रगड़ सकते हैं, रबड़, ये सब इसमें देखिए बता रखा है, ये सब चीज़ आप रगड़ सकते हैं। और जिसमें रगड़ दें, जैसे पॉलीथीन ऊनी, यानी इसको रगड़ने के बाद आपको इसमें रगड़ना और देखना है क्या वो आकर्षित करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो हाँ लिख देना, नहीं करते तो नहीं। आगे चलते हैं। अब प्लास्टिक की रिफिल की पॉलीथीन के साथ रगड़ते रहिए, कुछ विद्युत आवेश को अर्जित कर लेता है। इस प्रकार प्लास्टिक की कंघी पर सूखे बालों से रगड़ने पर भी यह कुछ विद्युत आवेश को अर्जित कर लेता है।
आवेश को आवेशित कर रही वस्तुएं होती हैं। तो इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए हम अपनी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को भी करने का, तो वही एक्टिविटी में आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेशों के प्रकार तथा इनकी अनुन्वय क्रिया क्या होती है। हम अगले क्रियाकलाप में कुछ वस्तुएं सारणी में 15.1 में चुनते हैं। 2 गुब्बारे बुलाइए, इन पर इस प्रकार लटाइए कि वे एक दूसरे से स्पर्श न करें, जैसे कि इमेज में देखा रखा है, एक दूसरे से वो टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी से रगड़िए तथा छूने छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होगा गाइस। तो एक के अंदर क्या होगा? अट्रैक्शन, एक के अंदर कोई फोर्स आएगा और वो क्या करेगी, या तो उसको पुल कर मतलब एक साइड से धक्का देगी या फिर उसको अपनी तरफ से खींच लेगी। आइए अब हम इसके क्रियाकलाप को पैन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। जब रिफिल पॉलीथीन से रगड़े तो कांचों के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते गिलास में रख दीजिए। दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधानी से रहने दीजिए। रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से ना छुए। देखिए उसने क्या किया, पहले इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या किया, ऊपर रख के गुब्बारे यहाँ पे इन्होंने टच कर। अब देखिए आगे क्या होता है। इन रिफिलों को एक दूसरे से, क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हुए इस क्रियाकलाप में हम ऐसी अवशेषित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तथा उस पदार्थ में बन रही थी। यदि भिन्न पदार्थ से बनी अवशेषित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो क्या होगा, इस चीज़ का पता लगाते हैं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ अवशेषित गुब्बारा लाइए और देखिए, चेक कीजिए कि क्या होता है। तो और देखिए सारांश क्या निकलता है कि एक अवशेषित गुब्बारे ने दूसरे अवशेषित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, यानी ये क्या करेगा, अपनी तरफ उसको खींचेगा। एक अवशेषित रिफल ने दूसरे अवशेषित रिफल को प्रतिकर्षित किया, खींचेगा नहीं गाइस, ये पुल करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों अवशेषित है, अवशेषित है, यानी दोनों के अंदर चार्ज है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे वो। परंतु एक अवशेषित गुब्बारे ने अवशेषित रिफल को आकर्षित किया, यहाँ पे क्या होगा, वो आकर्षित होगा। परंतु ठीक है, ये लाइन हो गया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे का आवेश के रिफिल के आवेश में भिन्न था? क्या यह फिर भी हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि समजातीय एक ही प्रकार के आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि हम विजातीय यानी जो अलग अलग प्रकार के होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? क्या हम कह सकते हैं? इसके बारे में 2 चीज़ कंडीशन दे रखा, हम क्या कह सकते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच के छड़ द्वारा अर्जित आवेश का धनावेश कहते हैं। धनावेश यानी पॉजिटिव कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं, और पॉजिटिव चालक जो होते हैं वो सबको हम क्या कहते हैं, ऋणावेश, यानी पॉजिटिव करंट रेज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यह देखा गया कि जब अवशेषित कांच की छड़ की पॉलीथीन से रगड़ते हुए अवशेषित प्लास्टिक के स्टॉक को निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी अगर 2 चीज़ आप ऐसी चीज़ है जो कि अवशेषित है, उनको अगर एक साथ लाओगे तो क्या होगा, वो आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके विचार से प्लास्टिक स्टॉक पर किस प्रकार के आवेश होने चाहिए? आपका यह अनुमान भी प्लास्टिक स्टॉक पर ऋणावेश होना चाहिए, ये सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत द्वारा धारा बनती है। अपने कक्षा 6 में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन किया था। परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है, कुछ नहीं, वो आवेश के कारण। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप एक वायर है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो क्या होगा, या तो जो ये जो वायर है ना गर्म हो जाएगा या फिर लाइट जल जाएगी। तो किसके कारण जलती है, वो अवशेषों के कारण जलती है, चार्ज के कारण जलती है। अब एक और क्रियाकलाप है, उसके बारे में देखते हैं। मुरब्बे का एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में साइज में कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लगा दीजिए, जैसे इसने ऊपर लगा रखा है इस वाले इमेज में आप देखिए, ठीक है। और उसमें एक छेद बनाए जिसमें धातु की पेपर फ्लैप घुसाई जा सके, चित्र इसके अनुसार, यानी इसके अंदर छेद जो अंदर हम घुसा सके। 15.4 में दर्शाए गए अनुसार पेपर फ्लिप को लगाइए। एल्यूमिनियम की पन्नी का लगभग 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, इसका साइज कर लीजिए। इसको पुट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन पर पेपर फ्लिप पर लटकाइए। कत्ते के ढक्कन से पेपर फ्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि लंबवत रहे और बिल्कुल ही सीधा रहे अंदर के साइड। ऐसे आपको इसमें एंटर करना है कि बिल्कुल ही सीधा रहे। रिफिल को अवशेषित कीजिए तथा इस पेपर फ्लिप के सिरे से स्पर्श कीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या होगा, क्या पन्नी की पुट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं या फिर आकर्षित करते हैं। अब पेपर फ्लिप के दूसरे सिरे से अन्य अवशेषित वस्तुओं को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। क्या हर पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या यह उपकरण का उपयोग पहचान के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु अवशोषित है कि नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियों को एक दूसरे से आकर्षित कैसे करती है? एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियों पेपर फ्लिप से होते हुए अवशेषित रिफल को अवशेष कर लेती हैं।
याद रहे कि धातु विद्युत से अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी जब समान आवेश रहते हैं, यानी दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो खींच लेंगे और ये फैल जाती है। इसी प्रकार युक्ति का उपयोग यह परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु अवशेषित है या अथवा नहीं है। इस मुक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं, यानी चेक करते हैं जब। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि विद्युत आवेश के किसी अवशेषित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक भी भेजा जा सकता है, यानी एक चार्ज पार्टिकल में से दूसरे चार्ज भी पार्टिकल भेजा जा सकता है। पेपर फ्लैप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करने से आप पन्नी को पुट्टियों में एक परिवर्तित देखेंगे। क्या आप मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं पन्नी की पुट्टियों को अवशेषित करने अथवा। पेज नंबर अगला। पेपर फ्लिप का स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप देखेंगे कि जैसे आप अपने हाथ से पेपर फ्लिप स्पर्श करते हैं तो पन्नी की पुट्टियाँ सिमट जाती है। यह कारण होता है कि स्पर्श करने से पन्नी की पुट्टियाँ आवेश हमारे शरीर में हो जाती है, यानी जो पहले आवेश पन्नी की पुट्टी में था अब वो हमारे शरीर में चलेगी, इस वजह से वो सिकुड़ जाती है और हमारे शरीर में से कहाँ जाती है, वो पृथ्वी के अंदर चली जाती है। अब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टी अनावेशित है, यानी जब हमने सारा उसमें आवेश हमारे शरीर में चला गया, हमारे शरीर से धरती में चला गया, तो अब वो अनावेशित हो गई। किसी अवशेषित वस्तु से आवेश को पृथक्करण भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्क कहते हैं। ये जब कोई भी अवशेषित वस्तु है अगर उससे हमने करंट लेके हमारी बॉडी के थ्रू अगर अर्थ में भेज दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, भूसंपर्कन कहते हैं। तो विद्युत धारा से किसी प्रकार के लीक होने से उत्पन्न विद्युत के लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, भूसंपर्क की व्यवस्था की जाती है। अब बात करते हैं तड़ित की कहानी कि तड़ित क्या होता है। अब रगड़ द्वारा वस्तु में आधार पर तड़ित की व्यवस्था की जाती है। कक्षा 6 में आपने सीखा था कि गरजने के कारण तूफान। गाइस देखिए, ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। जैसे गाइस देखिए, ये दो बादल के क्या है, फॉर्म है। एक में ये दो बादल के आपने देखिए दो अलग अलग बादल है। एक में क्या है, पॉजिटिव ऋण आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, और एक में क्या है, नेगेटिव आवेश है, यानी ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। और ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे धनात्मक है। तो इसके अंदर से क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या होता है, वो ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ पे भी नेगेटिव से और पॉजिटिव में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो भी चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। और जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो बहुत भारी अमाउंट में, जो बहुत हैवी अमाउंट में क्या करता है, करंट निकलता है। और वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए निकलता है। जैसे कि आपने बिजली में देखा होगा कि बिल्कुल एक टेढ़ी लाइन चिंगारी से निकलती जाती है, तो वो क्या होता है, इसी के कारण होता है। और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन का मतलब क्या हो गया, जब लाइट को ना विसर्जित किया जाता है, वो बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। आपको मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जो पॉजिटिव करंट है, जैसे कि देखिए ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। ये क्या करेगा, इसमें जो आवेश है ट्रांसफर होगा, और ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, तो इसमें से सारा आवेश क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव नेगेटिव होते तो क्या होता है, वो आकर्षित करते थे। यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। और ये जो सारा करंट है पेड़ के होते हुए, किसी बिल्डिंग से होते हुए, सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन, यानी विद्युत का विसर्जन होना क्या कहलाता है, विद्युत विसर्जन। अब गाइस आगे बात करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, जो मेन चीज़ आपको मैंने समझा दिया। और ये जो इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डैमेज भी होता है। जब कई बार अगर किसी घर वर पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज करता है ये चीज़। ठीक है, तो वैज्ञानिक इस चीज़ का पता करे कि कोई ऐसा हमें कोई तरीका मिल जाए जो भी विद्युत विसर्जन होता है तो उससे जो ज़्यादा जो संपत्ति का नुकसान होता है वो ना हो जाए। अब गाइस देखिए, इसमें हम तड़ित सुरक्षा के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो देखिए, तड़ित एक झांझा गरजते हैं जो तूफान के समय अगर कोई भी खुला स्थान हो तो वहाँ सुरक्षित नहीं होता है। गरज जैसे अगर आपने सुना तो क्या कि तुरंत ही वहाँ पे चेतावनी दी जाती है, वो आप ध्यान से पहुँचिए, तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाइए। अगर अंतिम गरजने की अगर आपके पास सुरक्षित स्थान पर बाहर जाने की कुछ प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। अगर आप घर के अंदर है तो पहले आप देखिए कि उसमें कुछ टाइम लग जाए, उसके बाद आप घर से बाहर निकलिए, नहीं कि तुरंत ही बाहर निकल जाइए। सुरक्षित स्थान का कैसे पता लगाए, तो कोई भी मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन और जो भी आपके पास व्हीकल है उसके क्या करें, दरवाजे खिड़की बंद करें। तड़ित झांझा के समय क्या करें और क्या ना करें, तो देखिए बाहर अगर आप खुले में तब आप क्या कर सकते हैं। गए जगह देखिए, बाहर के साइड आप खुले के साइड हो तो क्या करते हैं, खुले स्थान पर जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, ट्रैक्टर या निर्माण कार्य हेतु तो मशीन सुरक्षित बिल्कुल नहीं। खुले मैदान में, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में भी स्थान का बिल्कुल सुरक्षित नहीं, वहाँ पे गिर सकते हैं। तो तड़ित झांझा के समय आप छाता लेकर चलने का विचार भी मत कीजिए, ये भी अच्छा नहीं है। यदि आप वन के अंदर है, जंगल के अंदर, तो छोटे वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए। यदि आप किसी खुले स्थान में है तो जहाँ कोई शरण स्थल नहीं ले सकता, तो सभी वृक्ष काफ़ी दूर है, तो खड़े रहकर ज़मीन पर ना लेटे, मतलब ना ही खड़े रहे ना ही ज़मीन पर रहे।
बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटने पर सिर के हाथों के बीच में रखें। इस स्थिति में क्या होगा, आप आघात से थोड़े से बचने में कम हो जाएंगे, यानी हो सकता है कि आपके ऊपर ना वो चीज़ गिरे, आप आघात ना हो। अब अगर आप घर के अंदर है तो क्या कर सकते हैं, तो तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों अथवा धातु के पाइपों पर आघात करती है। तो आपको क्या करना है, तड़ी झांझा के समय इन्हीं से दूर रहना है, इन्हें छूना नहीं है। इस समय मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करना है। बिना डोरी फ़ोन वाला सुरक्षित है, यानी जो डोरी वाला फ़ोन है उस टाइम आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन का तार उपयोग कर लेंगे। यानी देखिए गाइस, ऐसे करना है सिंपली कि जो भी आपके डोरी वाले फ़ोन हैं, जो वायर्ड वाले फ़ोन है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। अगर वायरलेस फ़ोन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ी झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए। स्नान नहीं करना है। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट जलाए रखा जा सकता है, इनमें से कोई हानि नहीं होती है। अब वह अगले पेज पर अब बात करते हैं तड़ी चालक क्या यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाती है। तड़ी चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम भवनों को तड़ी के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, फिर पहले की बिल्डिंग, उस पर त्रिशूल करके ऐसे बना होता था। तो ये त्रिशूल का मतलब क्या होता है कि अगर कभी तड़े झांझ जाए ना तो और ये जो त्रिशूल था वो ज़मीन से कनेक्ट हो जाता, जो भी सारा इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू क्या हो जाए, ग्राउंड में कनेक्ट मतलब चली जाए और भवन को कोई भी नुकसान ना हो। जैसे यहाँ भी उन्होंने इसी चीज़ को शो कर किया है। किसी भवन के निर्माण के समय आप दोबारा उसमें किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक ऊंचे लंबे धातु की स्थापित की जाती है। इस छड़ पर एक धातु सिरा वायु में खुला रखा जाता है, दूसरे सिरे को जमीन में गहराई तक दबा दिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो ऊपर है, और इसको क्या किया गया, ग्राउंड के अंदर बिल्कुल छोड़ दिया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, धातु की छड़ विद्युत के आवेश के जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ का प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग हो जाने वाले धातु के स्तंभ विद्युत तथा जलपात के कुछ सीमा तक हमारा बचाने में सहायता करते हैं, परंतु तड़ी झांझा के समय इन्हें स्पर्श इन्हें बिल्कुल भी ना छुएं। अब बात करते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस मतलब जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो आप देखते हैं कुछ नई चीज़ें में पता चलेगी। आपने अभी तड़ित झांझा अथवा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में आपने चक्रवातों के विषय में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन की संपत्ति को बड़े पैमाने पर विनाश कर देती है, और संभवतः कुछ हद तक इन परिघटनाओं को भविष्यवाणी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गाइस देखिए, जो जैसे तड़ी झांझा, जैसे लाइटनिंग में तो क्या होता है, जो आपको रेडियो टेलीविज़न पे इसकी न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो इसकी कोई भी रेडियो टेलीविज़न पर न्यूज़ नहीं मिलती, तो ये हमारे लिए ज़्यादा जानलेवा होता है। यदि तड़ी झांझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ी अथवा चक्रवात की संभावना रहती है। अंततः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति के कारण उपायों के लिए हम क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या समय होता है, ये देखिए। अब गाइस बात करते हैं अगले पेज नंबर 191 पे। तथापि एक ऐसी परिघटना होती है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक किसी के पास विकसित नहीं कर पाई, भूकंप के बारे में। यह विकास दर जीवन पर संपत्ति का भी क्षति पहुंचा देता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर में उरी तथा तंगभार गैर शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा भूकंप था। भूकंप क्या होता है, यह कैसे आता है, यह क्यों आता है, इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गाइस जो ये हम अब आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो अब अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा पेज पढ़ लिया। एक साथ पेज पढ़ना आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, फिर मेरे लिए भी सही नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में, वो जल्दी आपको चैनल पर मिलेगा। आपने यहाँ